अक्सर ये देखने में आता है कि हर साल 1 जनवरी को एक बहुत ही दिलचस्प नजारा होता है। हाँ, नए साल के रेजोल्यूशन वाली बात। जी हाँ, लोग पूरे उत्साह के साथ जिम की महंगी मेंबरशिप लेते हैं, नए और चमचमाते स्पोर्ट्स शूज खरीदते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस यात्रा की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, जो कि सुनने और देखने में बहुत शानदार लगता है। बिल्कुल। लेकिन बिना किसी सख्त नियम के, बिना रोज सुबह उठकर पसीना बहाए और बिना अनुशासन के कुछ ही हफ्तों में वो जिम का कार्ड बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा बनकर रह जाता है। एकदम सही कहा। और परिणाम शून्य निकलता है। शून्य, क्योंकि संकल्प को लागू करने का कोई ढांचा ही नहीं होता। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब देखिए, किसी भी बड़े बदलाव की केवल घोषणा करना बहुत आसान हिस्सा है। आसान तो है, लेकिन उस घोषणा को हकीकत में बदलने के लिए जो ढांचागत नीतियां चाहिए, जो एक जवाबदेही और अनुशासन चाहिए, वो एक जटिल प्रक्रिया है। अक्सर लोग उस शुरुआती उत्साह और अच्छी लगने वाली बातों को ही असली काम मान लेने की भूल कर बैठते हैं। सही बात है। और जिम की मेंबरशिप वाली बात सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है, ये हमारी नीति निर्माण का भी एक कड़वा सच है। बिल्कुल। आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र भी ठीक यही है, वादों और जमीनी हकीकत के बीच की वो गहरी खाई। आज हम कृपा शंकर जी द्वारा लिखित एक बेहद प्रासंगिक लेख द पैराडाइम ऑफ बिहार एजुकेशन पॉलिसी, पैरिटी एंड रिफॉर्म की स्रोत सामग्री का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं जी। और आज का हमारा मिशन ये समझना है कि शिक्षा व्यवस्था के सुधार के नाम पर जो बातें कही जाती हैं, उनके पीछे की असली जो व्यवस्थागत तस्वीर है, वो असल में क्या है। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आज का हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से निष्पक्ष है। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक दल या विचारधारा का ना तो पक्ष ले रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ तथ्यों को देखना है। एकदम। हमारा ध्यान केवल स्रोत सामग्री में दिए गए तथ्यों, विचारों और उन नीतियों के विश्लेषण पर है। निष्पक्षता के साथ इस विषय को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शिक्षा जैसी बुनियादी चीज की बात होती है तो भावनाओं में बह जाना बहुत आम बात है। सही कहा। एक विश्लेषणात्मक नजरिया ही असली समस्याओं की जड़ों तक ले जा सकता है। हमें बयानों की सतह से नीचे उतरकर नीतियों के तंत्र को समझना होगा कि वे असल में काम कैसे करती हैं या फिर क्यों विफल हो जाती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाल ही में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई, जिसमें वही जिम मेंबरशिप वाला पैटर्न दिखाई देता है। हाँ, स्रोत सामग्री में इसका जिक्र है। जी, स्रोत के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने शिक्षा के संदर्भ में एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी, अफसर, विधायक, मंत्री सभी के बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ेंगे। अब पहली बार सुनने में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और समानता लाने वाला कदम प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि व्यवस्था रातों रात बदल जाएगी। देखिए, ये एक ऐसा आदर्श वाक्य है जो सीधे जनता की भावनाओं को छूता है। ये समाज में समानता का एक बहुत ही मजबूत संदेश देता है। बिल्कुल देता है। लेकिन स्रोत सामग्री इस बयान के दूसरे हिस्से की ओर ध्यान खींचती है, जहां बात पूरी तरह से पलट जाती है। पलट जाती है? कैसे? इसी बयान के साथ एक शर्त या कह लें एक उपवाक्य जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट किया कि हम इसे बाध्य नहीं कर सकते। ओहो। हाँ, और यहीं पर इस पूरी नीति का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक विरोधाभास नजर आता है। बिल्कुल। अगर एक नियम बनाया जा रहा है, एक नीति की घोषणा की जा रही है, लेकिन उसी वक्त ये भी कहा जा रहा है कि इसे मानने की कोई कानूनी या प्रशासनिक बाध्यता नहीं है, तो क्या वो तकनीकी रूप से कोई नीति रह जाती है? वही बात है ना। मतलब अगर कोई ट्रेनर आपसे कहे कि जिम आना आपकी मर्जी पर निर्भर करेगा, तो वो प्रशिक्षण थोड़ी रह जाता है। बिना किसी शर्त या बाध्यता के यह बयान एक खोखली नैतिक अपील से ज्यादा कुछ कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक प्रशासनिक आदेश और एक नैतिक अपील में एक बुनियादी संरचनात्मक अंतर होता है। जब कोई नीति कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती और उसे लागू करने का कोई तंत्र नहीं होता, तो वो केवल एक राजनीतिक संकेत बनकर रह जाती है, जिसे हम पॉलिटिकल सिग्नलिंग कहते हैं। सिर्फ एक संकेत। जी,
स्रोत सामग्री स्पष्ट तर्क देती है कि बड़े प्रशासनिक बदलाव सिर्फ सुझावों से नहीं आते। सही बात है। केवल विधानसभा में कोई बात कह देने से शिक्षा व्यवस्था का तंत्र नहीं बदलता। जब तक नियम बाध्यकारी नहीं होंगे, ये घोषणा केवल समाचारों की सुर्खियां बनाएगी, लेकिन जमीन पर कोई बदलाव नहीं आएगा। एकदम जमीन पर कोई वास्तविक परिवर्तन उत्पन्न नहीं करेगी। लेकिन एक बात सोचिए, क्या अलोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी अधिकारी या विधायक पर यह थोपना कि उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे, ये एक तरह की तानाशाही नहीं कहलाएगा? एक तर्क ये भी तो हो सकता है कि लोकतंत्र में चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये एक बहुत ही दिलचस्प तर्क है, लेकिन यहाँ बात आम नागरिक की नहीं हो रही है। अच्छा। बात उन लोगों की हो रही है जो खुद सरकार का हिस्सा है या जो सरकार से वेतन लेते हैं। सरकारी सेवा शर्तों के तहत कई तरह के नियम तो पहले से ही लागू होते हैं ना। हाँ, वो तो है। तो स्रोत सामग्री का तर्क ये है कि अगर आप उस व्यवस्था को चला रहे हैं तो उस व्यवस्था की गुणवत्ता के प्रति आपकी जवाबदेही तय करने का एक तरीका ये है कि आप खुद उसका हिस्सा बने। मतलब आपको खुद उसमें शामिल होना पड़ेगा। जी, और जब इसे बाध्यकारी नहीं बनाया जाता तो ये एक तरह से स्वीकार कर लिया जाता है कि खुद नीति निर्माताओं को अपनी बनाई व्यवस्था पर भरोसा ही नहीं है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। अगर घोषणाएं काम नहीं कर रही हैं, तो व्यवस्था में असली खामी कहाँ है? खामियां तो कई स्तर पर है। अक्सर जब सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर चर्चा होती है तो सबसे पहले क्या आता है सामने? भवनों की कमी, टूटी हुई छतें या किताबों का ना होना। हम भौतिक बुनियादी ढांचे को ही एकमात्र समस्या मान लेते हैं। भौतिक संसाधन महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, बुनियादी जरूरत तो है ही, लेकिन वे किसी शिक्षा व्यवस्था का केवल बाहरी आवरण होते हैं। स्रोत सामग्री हमें इस बुनियादी ढांचे से बहुत आगे ले जाती है। आगे ले जाती है? जी। मतलब असली समस्या कुछ और है। जी, असली समस्या कहीं अधिक गहरी है और वो है शिक्षकों की नियुक्ति में मौजूद संरचनात्मक असमानता। लेख स्पष्ट करता है कि एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के बीच एक गहरी और बहुत ही अनुचित खाई पैदा कर दी गई है। एक ही स्कूल में खाई, इसका क्या मतलब है? देखिए, कल्पना कीजिए कि एक ही विद्यालय है, एक ही कक्षा है और एक ही विषय पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस समान कार्य को करने वाले शिक्षकों के लिए अलग अलग श्रेणियां बना दी गई हैं। अलग श्रेणियां? हाँ, उनके वेतनमान अलग है, उनकी सेवा शर्तें पूरी तरह से भिन्न है और उनके रोजगार की सुरक्षा का स्तर भी बिल्कुल अलग है। कुछ शिक्षक स्थायी है तो कुछ तदर्थ या संविदा पर है। अरे वाह! इसे तो ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट है, रसोई में 2 शेफ काम कर रहे हैं, दोनों एक ही डिश बना रहे हैं और एक समान समय तक मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन रेस्टोरेंट प्रबंधन एक शेफ को पूरा वेतन देता है, छुट्टियां देता है और नौकरी की सुरक्षा देता है, जबकि दूसरे को आधी से भी कम पगार देकर कहता है कि उसके नियम अलग हैं। एकदम सही उदाहरण। जाहिर है, इस भेदभाव का सीधा असर उस रेस्टोरेंट की रसोई के माहौल पर पड़ेगा। कम वेतन पाने वाला शेफ कभी भी पूरे समर्पण से खाना नहीं बनाएगा, दोनों के बीच एक तनाव पैदा होगा और अंततः इसका नुकसान तो बाहर बैठे उस ग्राहक को होगा जिसे वो खाना परोसा जाएगा। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये उपमा स्कूलों की वर्तमान स्थिति को बहुत बारीकी से समझाती है। जब एक ही कार्य के लिए इतना बड़ा संस्थागत भेदभाव होता है तो उसका स्वाभाविक परिणाम भारी असंतोष होता है। लाजमी असंतोष तो होगा ही। लेख में बताया गया है कि इस असमानता के कारण शिक्षकों के भीतर एक असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। वे पढ़ाने से ज्यादा अपने अधिकारों की रक्षा करने, धरने प्रदर्शन करने और गुटबाजी में उलझ जाते हैं। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल ये उठता है कि क्या राज्य के पास इतने संसाधन या इतना बजट है कि वो सभी को एक समान और उच्च वेतन दे सके? सरकारें तो अक्सर यही कहती हैं। हाँ, अक्सर सरकारें यही तर्क देती हैं कि कम बजट के कारण उन्हें संविदा या अलग अलग वेतनमान का सहारा लेना पड़ता है। तो क्या ये व्यवस्था किसी सोची समझी साजिश के बजाय एक आर्थिक मजबूरी का परिणाम नहीं है? देखिए, आर्थिक मजबूरी का तर्क अक्सर दिया जाता है, लेकिन स्रोत सामग्री इसे एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखती है। वो कैसे? शिक्षा पर किया गया खर्च कोई साधारण व्यय नहीं है, यह एक पीढ़ी का निर्माण करने वाला है। इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। जब वित्तीय कटौती के लिए शिक्षकों के मनोबल से समझौता किया जाता है तो विद्यालय ज्ञान के केंद्र के बजाय प्रशासनिक तनाव और स्थानीय राजनीति का अखाड़ा बन जाते हैं। मतलब स्कूल पॉलिटिक्स का अड्डा बन जाते हैं। एकदम। आप बजट तो बचा लेते हैं,
लेकिन पूरी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता ढह जाती है। वो सस्ता विकल्प अंततः समाज के लिए बहुत महंगा साबित होता है। सही बात है। और जब शिक्षक खुद इतने तनाव और राजनीतिक खींचतान से गुजर रहे हों, तो जाहिर है कक्षा का माहौल पढ़ाई के अनुकूल तो नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं रह सकता। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा तो छात्रों को भुगतना पड़ता होगा, और मुझे लगता है ये उनके मूल्यांकन के तरीकों में भी झलकता होगा। जी, स्रोत सामग्री भी इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाती है कि इस पूरी अव्यवस्था का सबसे पहला शिकार मूल्यांकन और परीक्षा प्रणाली होती है। परीक्षा प्रणाली? हाँ, परीक्षा का मूल उद्देश्य छात्र के ज्ञान, उसकी तर्क क्षमता और समझ का आकलन करना होता है, लेकिन अब ये उद्देश्य कहीं खो गया है। परीक्षाएं केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बन गई हैं। यांत्रिक प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है? क्या सिर्फ परीक्षाएं आयोजित करने की औपचारिकता पूरी की जा रही है? देखिए, जब पूरी व्यवस्था चरमरा रही होती है तो प्रशासन पर यह दबाव होता है कि वो कागजों पर सब कुछ सामान्य दिखाएं। हाँ, कागजों पर तो सब बढ़िया दिखना चाहिए। बिल्कुल, वे चाहते हैं कि पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिक हो ताकि व्यवस्था सफल दिखे। इस दबाव के कारण मानकों को गिरा दिया जाता है। परीक्षाएं ज्ञान मापने का उपकरण न रहकर केवल प्रमाण पत्र छापने की मशीन बन जाती हैं। अच्छा, तो क्या यही कारण है कि रटने की प्रवृत्ति इतनी हावी हो जाती है? जी बिल्कुल, क्योंकि जब व्यवस्था में समझ विकसित करने का समय या माहौल ही नहीं होता, तो शिक्षक और छात्र दोनों के लिए रटकर परीक्षा पास कर लेना एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म बन जाता है। स्रोत सामग्री ठीक इसी तंत्र की ओर इशारा करती है। जी, जब गुणवत्ता की परवाह नहीं होती तो ज्ञान का स्थान नकल और रटंत विद्या ले लेती है। रटंत विद्या, हाँ। ये औपचारिकता के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन शिक्षा की असली गुणवत्ता को खोखला कर देता है। छात्र के हाथ में डिग्री तो होती है, लेकिन वो वैचारिक क्षमता या कौशल नहीं होता जिसकी उसे वास्तविक जीवन में आवश्यकता है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ शिक्षक असंतुष्ट है, दूसरी तरफ परीक्षा प्रणाली सिर्फ एक दिखावा बन चुकी है। लेकिन जो लोग सत्ता में हैं, जो इन नीतियों का मसौदा तैयार करते हैं, क्या वे इस पूरे प्रक्रिया के ढहने से अनजान हैं? मेरा मतलब है, क्या वे इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें, तो समस्या को समझने के लिए उस सिस्टमैटिक डिस्कनेक्ट को देखना होगा, जिसकी चर्चा लेख में बड़ी बेबाकी से की गई है। सिस्टमैटिक डिस्कनेक्ट? जी, बात अनजान होने की नहीं है, बात व्यक्तिगत जुड़ाव के अभाव की है। जिन अधिकारियों, नेताओं या नीति निर्माताओं के पास इस व्यवस्था को सुधारने की असली शक्ति है, उनके अपने बच्चे इन सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ते। अच्छा, वे तो उच्च सुविधाओं वाले निजी विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये तो वही बात हो गई कि अगर कोई ठेकेदार एक सड़क का निर्माण कर रहा है, लेकिन वो खुद कभी उस सड़क पर गाड़ी नहीं चलाता, तो उसे कभी उस सड़क के गड्ढों की असल गहराई का एहसास ही नहीं होगा। ये तो सीधा सीधा अलगाव है। बिल्कुल अलगाव है। लेकिन नीति निर्माता तो बहुत सी ऐसी योजनाओं का प्रबंधन करते हैं जिनका वे खुद इस्तेमाल नहीं करते, जैसे गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि राशन। तो शिक्षा में ये अलगाव इतना घातक क्यों माना जा रहा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, राशन या बुनियादी ढांचे का वितरण एक भौतिक प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षा एक जीवंत और संवादात्मक व्यवस्था है। इसे निरंतर फीडबैक और सुधार की आवश्यकता होती है। जब तक नीति निर्माता किसी दर्द को खुद महसूस नहीं करते, तब तक उसके इलाज के लिए उनके भीतर वो तात्कालिकता या अर्जेंसी नहीं आती। सही बात है, दर्द महसूस होना चाहिए। क्योंकि इनका कोई निजी दांव या पर्सनल स्टेक इन सरकारी स्कूलों में नहीं लगा है, इसलिए उनके लिए ये केवल फाइलों में दर्ज एक प्रशासनिक मुद्दा या बजट का एक आंकड़ा भर रह जाता है। जवाबदेही तय ना हो पाने का ये सबसे बड़ा कारण है। इस विश्लेषण से समस्याएं तो बहुत स्पष्ट हो गई हैं। खोखली घोषणाएं, शिक्षकों के बीच संरचनात्मक भेदभाव, रटने पर आधारित यांत्रिक परीक्षा प्रणाली और नीति निर्माताओं का सिस्टम से पूरी तरह कटा होना। जी, लेकिन जो स्रोत सामग्री है वो केवल समस्याओं का विश्लेषण नहीं करती, बल्कि समाधान का एक खाका भी पेश करती है। जी, अगर नैतिक अपीलें काम नहीं कर रही हैं, तो वास्तविक सुधार का मार्ग क्या होना चाहिए? सच्चा रोड मैप क्या है? स्रोत सामग्री 5 बिंदुओं वाला एक बहुत ही स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करती है। सबसे पहला और अनिवार्य कदम है समान कार्य के लिए समान वेतन और समान सम्मान। समान वेतन और सम्मान। इस भेदभाव को खत्म किए बिना कोई भी सुधार संभव ही नहीं है।
जब तक शिक्षकों को उनके काम के लिए समान आदर और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक वे पूरी ऊर्जा के साथ शिक्षण कार्य में नहीं लौटेंगे। उस रेस्टोरेंट वाले शेफ की तरह जब उसे बराबरी का एहसास होगा तभी डिश में स्वाद आएगा। ये तो बुनियादी सिद्धांत है। एकदम सही। और इस रोड मैप का दूसरा बिंदु क्या है? दूसरा कदम है विद्यालयों से हर तरह के राजनीतिक हस्तक्षेप को पूरी तरह समाप्त करना। स्कूलों को स्थानीय राजनीति और गुटबाजी से बाहर निकालना होगा ताकि वे केवल विद्या के केंद्र के रूप में कार्य कर सकें। लेकिन क्या भारतीय संदर्भ में ये वास्तव में संभव है? ऐसा क्यों? अक्सर सरकारी स्कूल ही तो मतदान केंद्र होते हैं और शिक्षक चुनाव ड्यूटी से लेकर जनगणना तक के तमाम काम करते हैं। वे तो पूरी तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक तंत्र से जुड़े हुए हैं। ये चुनौती तो है, लेकिन स्रोत सामग्री का सुझाव है कि इसके लिए मजबूत संस्थागत दीवारें या इंस्टीट्यूशनल फायरवॉल्स बनानी होंगी। फायरवॉल्स? जी, शिक्षकों के मूल कार्य यानी शिक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। उन्हें गैर शैक्षणिक कार्यों और स्थानीय राजनीतिक दबावों से मुक्त करने के लिए सख्त प्रशासनिक दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। और जो तीसरी बात स्रोत में सामने आती है वो मूल्यांकन प्रणाली से जुड़ी है। बिल्कुल। परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से ज्ञान आधारित और पारदर्शी बनाना। इसका अर्थ है कि उस यांत्रिक प्रणाली को ध्वस्त करना होगा जो सिर्फ रटने पर नंबर देती है। सही बात है। ऐसे छात्रों का निर्माण करना होगा जो समस्याओं का समाधान निकाल सकें, न कि केवल उत्तर पुस्तिकाओं को भर सकें। जी। और स्रोत सामग्री का चौथा बिंदु शायद सबसे अधिक परिवर्तनकारी विचार है। वो क्या है? वो है सरकारी विद्यालयों की गुणवत्ता का सार्वजनिक सामाजिक ऑडिट या पब्लिक सोशल ऑडिट। सार्वजनिक सामाजिक ऑडिट, ये सुनने में तो एक भारी तकनीकी शब्द लगता है। असल जिंदगी में जमीन पर ये कैसे काम करेगा? इसमें आम जनता की क्या भूमिका होगी? देखिए, इसे एक विकेंद्रीकृत शासन के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान में स्कूलों की जांच केवल ऊपर से आने वाले सरकारी अधिकारी करते हैं जो उसी तंत्र का हिस्सा होते हैं। उसी सिस्टम के लोग। हाँ, सार्वजनिक सामाजिक ऑडिट इस शक्ति संतुलन को बदल देता है। इसके तहत स्थानीय समुदाय, पंचायतें और सबसे महत्वपूर्ण रूप से छात्रों के अभिभावकों को ये कानूनी अधिकार मिलता है कि वे स्कूल के कामकाज का निरीक्षण करें। यानी वह केवल शिकायत नहीं करेंगे बल्कि उनके पास सवाल पूछने का अधिकार होगा। बिल्कुल। वे स्कूल को मिलने वाले फंड, शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों के सीखने के स्तर का पारदर्शी तरीके से आकलन कर सकते हैं। यह केवल एक शिकायत पेटी नहीं है। तो अगर कोई स्कूल इस ऑडिट में फेल हो जाए तो? अगर कोई स्कूल इस ऑडिट में विफल रहता है तो उसके आधार पर तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई या फंड रोकने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। यह व्यवस्था की जवाबदेही सीधे जनता के हाथों में सौंपने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। क्या बात है। जब समुदाय के पास खुद निगरानी करने की शक्ति होगी तो कागज पर कुछ और जमीन पर कुछ और दिखाने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। एकदम खत्म हो जाएगी। और इस रोड मैप का पांचवा और अंतिम बिंदु क्या है? पांचवा बिंदु वही है जहां से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी। नीति निर्माताओं का सरकारी शिक्षा व्यवस्था से वास्तविक और व्यक्तिगत जुड़ाव। वही जिम वाली बात। हाँ, लेख निष्कर्ष निकालता है कि शिक्षा सुधार केवल विधानसभा में दिए गए अच्छे भाषणों से नहीं आ सकता। ये समानता, कड़े अनुशासन और सख्त जवाबदेही से आता है। बिल्कुल। जब तक नीति बनाने वालों के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वे उस व्यवस्था का उपयोग करें जिसे वे नियंत्रित करते हैं, तब तक कोई भी बड़ा बदलाव धरातल पर नहीं उतरेगा। तो इसका कुल मिलाकर क्या अर्थ है? इस पूरी विस्तृत चर्चा का सार निकाला जाए तो एक बात स्पष्ट होती है, बिना संरचनात्मक सुधारों के सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे जैसी बड़ी बड़ी घोषणाएं हवा हवाई ही रहेंगी। बिल्कुल हवा हवाई रहेंगी। जब तक शिक्षकों को आर्थिक और मानसिक स्तर पर समानता नहीं मिलती, परीक्षाएं पारदर्शी नहीं होती, स्कूलों से राजनीति दूर नहीं होती और सामाजिक ऑडिट जैसे तंत्र स्थापित नहीं होते, तब तक एक खोखली नीति किसी भी बच्चे का भविष्य नहीं बदल सकती। मैं सहमत हूं। और इस तरह की स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करना एक जागरूक नागरिक के लिए बहुत आवश्यक है। ये जानकारी ये समझने की क्षमता देती है कि राजनेताओं के आकर्षक वादों के पीछे असल नीतियां काम कर भी रही हैं या नहीं। सही कहा।
ये सवाल पूछने की शक्ति देती है कि किसी भी घोषणा को लागू करने की कानूनी और प्रशासनिक रूपरेखा आखिर है क्या। और स्रोत सामग्री में दिए गए सार्वजनिक सामाजिक ऑडिट वाले विचार को अगर शिक्षा के दायरे से बाहर निकाल कर देखा जाए तो ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक अवधारणा बन जाती है। कैसे? जरा सोचने वाली बात है कि अगर हमारे समाज की हर महत्वपूर्ण सरकारी सुविधा का ये सार्वजनिक सामाजिक ऑडिट होने लगे, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, सार्वजनिक परिवहन हो या फिर हमारी सड़कें हो, ये निश्चित रूप से पूरी शासन व्यवस्था में एक अभूतपूर्व स्तर की पारदर्शिता ला सकता है। और उससे भी एक कदम आगे बढ़कर एक और बात, क्या हो अगर ये नियम बना दिया जाए कि नीतियां बनाने वाले तमाम उच्च अधिकारियों और नेताओं के लिए साल में कम से कम एक निश्चित समय तक इन्हीं सरकारी सुविधाओं का उपयोग करना अनिवार्य हो। अरे वाह! अगर उन्हें भी उसी सरकारी अस्पताल की लाइन में लगना पड़े, उसी सार्वजनिक बस में सफर करना पड़े और उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें, तो शायद व्यवस्था में सुधार के लिए किसी घोषणा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, वो अर्जेंसी रातों रात खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। एकदम। अगली बार जब भी कोई नया राजनीतिक वादा या आकर्षक घोषणा सामने आए तो उस जिम मेंबरशिप की उपमाओं को जरूर याद रखा जाना चाहिए। संकल्प और घोषणाएं अपनी जगह हैं, लेकिन बिना मजबूत ढांचे और जवाबदेही के वे केवल एक रसीद बनकर रह जाती हैं। बिल्कुल, प्लास्टिक के उस कार्ड की तरह। हाँ, असली बदलाव के लिए व्यवस्था के तंत्र को ही बदलना पड़ता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गंभीरता से मंथन करना चाहिए।